चलिए स्वागत करता हूँ सभी बच्चों का। और ये आपका पेपर है जो आया हुआ है, आज का ही है। और बहुत सारे बच्चों ने इसमें सवाल पूछे, सर इसमें क्या होगा, सर इसमें क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने रिप्लाई भी किया है, तमाम बच्चों ने फ़ोन भी किया है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मतलब थोड़ा सा जहाँ मेन है, जहाँ बच्चों को थोड़ा सा श्योरिटी हो जाए, सुनिश्चित होना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। लेकिन वैसे तो पेपर बढ़िया गया है बच्चों का ज़्यादातर बताने के अनुसार। फिर भी अगर 2-4 नंबर का इधर उधर कुछ हुआ है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये है क्वेश्चन पेपर और ये बोर्ड एग्ज़ाम है। इसमें जो पहली बात तो ये पेशेंस रखना है कि जो हुआ सो हुआ। अब उसमें कोई टेंशन लेने से इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो चीज़ जैसी भी गई है उसके पीछे आप मतलब परेशान मत होइए। ये चीज़ क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब बच्चों को ये पता चलता है कि अरे हमने ये कर दिया और सर ये बता रहे हैं और ये हमारा गलत हो गया, तो उसमें काफ़ी नर्वसनेस फिर आती है। हालांकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये पता चल जाएगा, जो एक ईगरनेस रहती है, बच्चे इस असमंजस में रहते हैं कि हमारा सही है गलत, शायद कोई बता दे तो अच्छा हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर 2-4-6 नंबर का इधर उधर कुछ होता है, वैसे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने अच्छा ही किया है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो आप परेशान मत होइए, वो जा कर के कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। अगर देखिए, अगर पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में अगर आपका 10 नंबर भी इधर उधर हो गया, 8 नंबर भी इधर उधर हो गया है, तो 90 नंबर कोई बुरे नहीं है। दूसरा, अगर 80 और 90 के बीच में भी है, आप नहीं जानते इंग्लिश जैसे क्वेश्चन पेपर में 80+ कितने इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं 80+। लेकिन जो 90+ या 90 चला जाता है तो मेरिटोरियस होता है, काफ़ी मतलब वो चीज़ होती है। क्योंकि देखिए बोर्ड भी जानता है, सबको जानता है कि फॉरेन लैंग्वेज है और इसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग का इशू होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पेपर में मतलब एक स्ट्रगल होता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत होती है इसमें। हर जगह पर आपको माइंड करना होता है, स्पेलिंग है, इसके बाद सेंटेंसेस है, इसके बाद उसका जो ग्रामेटिकल इफेक्ट है वो देखना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। और वोकैबलरी तो मतलब शायद कोई भी हो, यहाँ तक कि हम लोग भी वोकैबलरी में कभी डिफीट कर जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन न लीजिए, कोई भी परेशान ना हो। बाकी सभी को आज जो पेपर बहुत अच्छा बना है उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस है, बधाई है, मेरी शुभकामनाएं। पेपर देखिए और उसको ये समझिए कि चलिए जो कुछ हमारा जैसा भी हुआ वो काफ़ी आपका सही है। तो देखिए मैं पैराग्राफ में क्वेश्चंस जो और दिए हुए हैं, वाई इज़ अर्ली राइजिंग बेटर देन, तो इसके ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ करके समझाना पड़ेगा इसके बाद। और ज़्यादा आप लोग भी इसको सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सभी बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और लगभग चाहे जितना अलग अलग लिख दें, लेकिन अगर उसका जो अर्थ है, उसका सेंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं से मिल रहा होता है तो वो सबका सही हो जाता है। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर नॉइजी लिखा हुआ है और लिखा विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। तो जैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई का पहला है और पैसेज से है, पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर ई का जैसे अब यहाँ पर ये पैसेज से ही निकालना था, पैसेज का। तो नॉइजी का आप देखिए, नॉइजी का वो पूछ रहा है अपोजिट। नॉइजी माने होता है शोर युक्त, शोर युक्त यानी जो शोर करता हो, शोरगुल से भरा हो। तो यहाँ पर आप इसको देख लेते तो क्वाइट आपका आया हुआ है, दोनों एडजेक्टिव है। नॉइजी माने शोरगुल, ये शोरयुक्त होता है, क्वाइट माने शांत होता है, ठीक। तो यही वर्ड आया हुआ है, इसलिए इसी को करना है। और पैसेज से है, चूंकि पैसेज में वो मिलना चाहिए, इसलिए सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ चूंकि ये फ्रेज में है, फ्रेज में का मतलब होता है
कि एक से अधिक शब्द अगर होता है तो उसको फ्रेज बोलते हैं। तो इसमें आपके देख रहे हो, इसमें 3 शब्द हैं, इन स्पाइट ऑफ। अब इसकी सेम मीनिंग देनी है, वो भी 1 वर्ड में देनी है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा है कि ये पैराग्राफ से लेना है। तो ये पक्का है कि ये पैराग्राफ से नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक उसके 2 रीज़न है। एक तो उसने कहा नहीं है कि पैराग्राफ से, क्योंकि अगर ऊपर वाला उसने कहा कि पैसेज से लेना है तो नीचे वाला भी पैसेज से कह सकता था, लेकिन वो जानता है कि ये पैसेज में नहीं है, क्योंकि पूरा पैसेज स्टडी करने के बाद ये पैसेज में इसका 1 वर्ड नहीं है। इसलिए आपको इसको अपनी तरफ से देना था, तो इसको अपनी तरफ से आप देते तो आपको देना था डिस्पाइट। डिस्पाइट क्या होता है? कहीं कहीं पर देखा हो, जैसे मैंने बच्चों को बताया था कि डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि इसमें इन स्पाइट ऑफ का पूरा सेंस होता है, ऑफ का भी इसमें सेंस होता है। ऐसे कई वर्ड होते हैं, और शायद आपने वीडियो जो पढ़े हैं यही इसीलिए कहा जाता है कि जो भी वीडियो बनते हैं कभी कभी बच्चे देखते नहीं हैं, वो समझते हैं कि हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने देखा था, मुझे पता है कि किसने देखा था और किसने इसका सही आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखा। तो जिन जिन लोगों ने देखा था उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। हालांकि मैंने क्लासेस में भी सभी सेक्शंस में ये बात बताई थी, लेकिन ये बताई दूसरे हिसाब से थी। ये बताई थी सिंटैक्स के पर्पज़ से कि इन स्पाइट ऑफ होता है, तो कहीं पर अगर डिस्पाइट ऑफ लिखा है, डिस्पाइट ऑफ अगर लिखा है तो यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, सिर्फ डिस्पाइट होता है। डिस्पाइट की मीनिंग इंस्पाइट ऑफ के बराबर होती है। जैसे मैंने ये भी कहा था कि जैसे कंसिस्ट ऑफ होता है, तो कंसिस्ट ऑफ में कभी कभी कंप्राइजेज ऑफ लिखा होता है, कंप्राइज ऑफ। ठीक है, तो कंप्राइज ऑफ में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ होता है, लेकिन इसमें ऑफ का सेंस ऑलरेडी होता है, इसके साथ ऑफ नहीं होता है। जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं सुपरफ्लस एक्सप्रेशन में, जैसे विद बैग एंड बैगेज लिखा होता है, तो बैग एंड बैगेज में विद का सेंस होता है, इसी को हम सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कहते हैं। जो भी वीडियो कोई उद्देश्य लेकर बनाए जाते हैं उसका आपको कहीं ना कहीं लाभ होता है। और शायद आपने कभी मेरे वीडियोस देखे हो, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि ये एकेडमिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम जानते हो कि कंपटीशन का बेस एकेडमिक होता है। अब इस पेपर को सॉल्व करने के बाद इसकी यूटिलिटी समझ में आपको आ जाएगी कि कंपटीशन से पढ़ने से पहले बेस कितना अच्छा होना चाहिए। और इस पेपर में आपने देखा और वो सॉल्व भी किया, अब इसकी आप उपयोगिता समझ रहे होंगे। फिलहाल तो यहाँ पर डिस्पाइट लिखना था, और डिस्पाइट बिल्कुल आपका सही आंसर है। ये पैसेज में है नहीं और आपको अलग से ही लिखना था। दूसरा भी दिया हुआ है, गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। चूंकि देखिए इन स्पाइट ऑफ पैसेज में आया है तो बाहर से लिखना है, सेवरल पैसेज में आया है तो बाहर से लिखना है, इसीलिए उसने पैसेज से नहीं कहा। और देखिए जो विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी पैसेज में नहीं आया है, लेकिन इसका अपोजिट पैसेज में आया है। तो जो पैसेज में आया है उसको बाहर का एक नया वर्ड दिया नॉइजी, और जो पैसेज में आए हैं उसको आपको बाहर से लिखना था डिस्पाइट। पैसेज में सेवरल आया है, सेवरल का मतलब होता है अनेक, सेवरल का मतलब होता है अनेक। तो 1 माने क्या होता है? एक। बहुत इजी था, सीधा था बिल्कुल। जो 1 लिखेगा उसका एकदम पूरी तरह सही है। सेवरल माने सेवरल मैनी का सेंस रखता है, और देखिए 1 मैनी का अपोजिट होता है, सेवरल का भी 1 होता है, तो 1 लिखना था, हो जाता। सिर्फ आपका वो कॉमन सेंस देखना चाहता है कि आप इसको लिख पाते हो नहीं, जबकि बहुत ईजी है, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं, पैसेज के आगे चलें तो फिर आपका देखिए आर्टिकल आया था, जो आर्टिकल आपका इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था? खैर ये बहुत मतलब टफ था। जो ओलंपिक गेम्स वगैरह, मेडल्स वगैरह और उनके प्लेयर्स वगैरह तमाम चीज़ें जो जानता है वो लिख सकता है, फिलहाल बना नहीं होगा। इसके बाद लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, स्कूलों में गेम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में अगर जानते हो तो आराम से लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन लिख देते। ठीक, एक इंट्रोडक्शन में गेम्स के बारे में लिख देते, कौन कौन से गेम होते हैं और आउटडोर गेम्स, इनडोर गेम्स, हम स्कूल में कौन कौन से गेम खेल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिख देते कि गेम्स
गेम्स गिव अस हेल्थ एंड एनर्जी। तमाम कोटेशन बनते हैं इनमें, मतलब हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद दे गिव अस डिसिप्लिन, या फिर दे मेक अस, जब मेक अस करेंगे तो डिसिप्लिन हो जाएगा, इसको ये ऐसे हो जाएगा, अगर सीधे रखना तो डिसिप्लिन हो जाएगा। दो ही हेडिंग बीच में डाल देते, फिर आप कंक्लूजन डाल देते, कंक्लूजन में डाल देते कि हम इस तरह के गेम करते हैं स्कूल्स में, और जो एक आपसी जो म्यूचुअल कोऑपरेशन रहता है स्टूडेंट के बीच में, और म्यूचुअल सपोर्ट रहता है, और म्यूचुअल फ्रेंडलीनेस रहती है, वो हम गेम्स से पाते हैं, और एक डिसिप्लिन भी हमको मिलता है। साथ ही साथ हमारा जो एक बॉडी फिटनेस है वो बहुत अच्छी रहती है। तमाम चीज़ें लिखने के लिए होती हैं, खैर यहाँ पर बन सकता था। दूसरा क्या है, द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक वही है, अभी कोरोना लेटेस्ट कहीं कहीं चल भी रहा है, और दो साल से, 2.5 साल से, 3 साल से ये चल रहा है। तो डॉक्टर्स का रोल क्या है, डॉक्टर का रोल्स जो है अनफॉरगेटेबल है, अर्थात वो अविस्मरणीय है, उनको भुलाया नहीं जा सकता, और एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है फॉर द पब्लिक, जनता के लिए। किस तरह से उन्होंने अपने मतलब एट द मतलब रिस्क, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा ले करके अपने मतलब सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ, अपने जीवन का बलिदान करते हुए बहुत सारे डॉक्टर ने पब्लिक की सेवा की। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को दांव में लगा करके उन्होंने जनता की सेवा की और जनता के प्राणों की रक्षा की। हालांकि ये फिर भी थोड़ा सा, लेकिन सबसे बढ़िया टॉपिक था गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। वो गेम्स एट स्कूल लिख दिया, लेकिन स्कूल का मतलब है कि आप अगर बाहर भी खेलते हो तो स्कूल के पर्पज से उसको भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता था। फिर भी क्वेश्चन है, राइट लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब जो ठोस प्रकार के, जो आप जैसे प्लास्टिक वगैरह है ना, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, तो इसको डिस्पोजल करके, डिस्पोजल का मतलब उसको व्यवस्थित करके, अर्थात किस प्रकार से हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कारपोरेशन मतलब जो जैसे मेयर होता है, शहर का मेयर होता है, मेयर जैसे मतलब स्मॉल टाउन में चेयरमैन होता है नगर पालिका का, ऐसे बड़े बड़े शहरों का मेयर होता है। तो उसको ये सॉलिड जो वेस्ट होता है, इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, जलाया जाए, शहर से बाहर इसको फेंका जाए, कुछ ऐसा मतलब सिस्टम बनाया जाए जिससे ये इजीली डिस्ट्रॉय विदाउट हार्मिंग द पब्लिक, जनता को बगैर नुकसान पहुंचाए इसको हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो भारी मात्रा में ये मतलब देश में या कंट्री में या दुनिया में डेवलप किया जा रहा है, या इसको हम कैसे बैन कर सकते हैं जिससे कम मात्रा में इसकी डेवलपमेंट हो, ज़्यादा कम मात्रा में प्रोडक्शन हो, और ये जो है पोल्यूशन के लिए, और साथ ही मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, और इसके बाद एनिमल्स के लिए कैसे हम इसमें पूरी तरह से इसको सेफ कर सकते हैं, सेफली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये करना था, इसमें लेटर लिखना था मेयर को। फिर उससे भी इजी लेटर था, राइट लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग। वाटर वर्क्स का मतलब है कि जल विभाग डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग, तो जल विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को कंप्लेन करना था, किसके बारे में, अबाउट एराटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में एराटिक का मतलब अनियमित होता है, जिसको इरेगुलर होता है। देखिए वो चाहता था इरेगुलर लिख सकता था, तो आप जल्दी समझ जाते, एराटिक लिखा है, अर्थात वर्ड्स से ही वो आजमाता है और ट्राई करता है बच्चों को कि ये वर्ड लिखें तो कहाँ तक आ रहा। हम तो कहते हैं अगर इराटिक समझ में नहीं आ रहा था तो सीधे ये समझ में आ रहा था कि पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, तो यहीं से बात पकड़ लेते कि आपकी लोकेलिटी में दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो उसको हम क्या करें, किस तरह से वो जनता के लिए हानिकारक है, और मतलब पॉल्यूटेड एयर क्रिएट्स मैनी काइंड्स ऑफ डिसीज इन द पीपल, लोगों में, एंड एज वेल एज एनिमल्स, जानवरों में भी। कैसे मतलब इट वर्क्स लाइक ए जहर, यानी पॉइजन, अर्थात किस प्रकार से ये जहर का काम कर रहा है जनता के बीच में, लोग तमाम बीमारियों से अफेक्टेड हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये लोकल एरिया में, हमारे लोकल एरिया में बहुत ही दूषित पॉल्यूटेड पानी आ रहा, और
देखिए पानी आ रहा है तो खराब आ रहा है, एक तो आ नहीं रहा है, मतलब इरेगुलर सप्लाई है पानी की, ठीक है ना। तो ये जगह जगह पर जो है पाइप लीकेज है और वाटर लॉगिंग है, जो कि उसको वाटर लॉगिंग है, पानी जल भराव है और पाइप लीकेज है, जिनके माध्यम से कुछ पॉल्यूटेड एयर अर्थात बहुत ज़्यादा गंदा पानी भी उनके ज़रिए घरों में सप्लाई होता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बीच में आपको इस तरह से, तो अब जैसे इसमें लिखना था कि टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, बस इतना लिखना था और आप अपने टाउन का नाम लिख देते, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देते और सीधे लिखना शुरू कर देते। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई दैट आई एम द रेजिडेंट ऑफ फला फला लोकेलिटी, और ऐसे करके लिख देते। देयर इज़ ए बिग प्रॉब्लम ऑफ इराटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, ये हमारे लोकेलिटी में बहुत बड़ी समस्या है। और फिर वहाँ से शुरू कर देते कि पॉल्यूटेड वाटर क्रिएट्स many kinds of diseases in the people, it works like poison, or most of the children are affected by many kinds of disease by supplying the polluted water। मतलब ऐसे लिखते चले जाते, लास्ट में आप कर देते सो यू आर earnestly requested to remove this problem so that the people may live their life easily and safely। मतलब क्या था कि देखिए थॉट्स डेवलप करना काफ़ी मुश्किल काम है, फिर भी अगर हम थिंकिंग, अब देखो बच्चे को जब तक सेशन चलता है और कहो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, ये करना वो करना, ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, ये वर्क करना, होमवर्क दिया जाए तो सिर्फ लिखते हैं, समझते नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उस समय नहीं बच्चा ध्यान देता है। लेकिन जब वो चीज़ पेपर में आती है, पेपर में आती तो एक प्रॉब्लम बनती है, तो उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है वो सक्सेस होता है, बस यहीं पर अंतर रह जाता है। खैर आगे चलते हैं, सेक्शन सी आता है अपना। सेक्शन सी में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इन एन। अब यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ है, एन इसलिए लिख दिया उसने क्योंकि सब में ए इन आई और ओ लगा है, तो सब में एन मतलब जो है सुटेबल है, सब में एन सपोर्ट कर रहा है। अब बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है एक आदमी नहीं करता है, तो वहाँ से हमको थोड़ा सा मिल जाता है सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर सब में एन सपोर्ट करता है। तो एन एथीस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो एथीस्ट होता है। फिर लिखा है अपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म त्याग देता है, अपने धार्मिक विचारों को त्याग देता है। फिर इनफिडल का मतलब होता है नास्तिक, नास्तिक का मतलब ये भी है कि धर्म निंदक, अर्थात जो धर्म की निंदा करता है, जो मतलब किसी भी तरह से धर्म को मानता नहीं है या फिर ईश्वर को नहीं मानता। और ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी होते, इसका सही ऑप्शन है अपोस्टेट। अपोस्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है, एबंडेंस माने, एबंडन माने जो छोड़ देता है, हिज रिलीजियस फेथ अर्थात जो अपना धार्मिक विश्वास, तो धार्मिक विश्वास जो त्याग देता है वही है मतलब जो धर्म को त्याग देता है। धार्मिक विश्वास को त्यागना, छोड़ देना मतलब धर्म को त्याग देना, अपना धर्म जो त्याग देता है उसको स्वधर्म त्यागी कहते हैं, और उसकी सही मीनिंग है अपोस्टेट। अब होता क्या है कि जैसे एथिस्ट लेगा, सभी जानते हैं एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, यहाँ धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनफिडेल का मतलब भी नास्तिक होता है, और नास्तिक का मतलब यही होता है कि धर्म निंदक होता है, अर्थात वो स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास नहीं करता, जो स्पिरिचुअलिटी यानी डिवाइन इफेक्ट के पर विश्वास नहीं करता वही इनफिडेल होता है। फिर ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक को तो कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 पर कंफ्यूज होगा। एथीस्ट को जहाँ तक गेस कर जाएगा कि एथीस्ट नहीं होगा, बचते हैं 2, 2 में जिसने एक में अपोस्टेट कर दिया होगा उसका सही है फिलहाल। इसके बाद है द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, मन पिक होल्स मीन होता है दोष निकालना, ये एक्सीलेंट में दिया हुआ, मैंने कहा था एक्सीलेंट के इडियम्स जरूर पढ़ना। इसमें लिखा फाइंड फॉल्ट विथ, टू इंसल्ट समवन, टू अटैक और टू पंक्चर। अब यहाँ पर देखिए इंसल्ट समवन का मतलब होता है किसी का अपमान करना, और टू अटैक, टू अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, और टू पंक्चर, पंक्चर आप जानते हो जैसे किसी चीज की हवा अर्थात निरुत्साहित करना, पंक्चर माने। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका फाइंड फॉल्ट विद माने होता है दोष ढूंढना यानी दोष निकालना, तो इसका पहला वाला सही था, यानी पिक होल इन, पिक होल्स इन
का मतलब है फाइंड फॉल्ट विद, इसका ये होगा, ठीक है। ये अपोजिट किसका है, ये अपोजिट है उसका, अबंडेंस, हु अबंडेंस इज रिलीजियस फेथ। फिर इस देखिए द सिनोनिम ऑफ एक्यूट लिखा है। पहले तो एक्यूट के समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके पीछे मेरे पास आए हैं। एक्यूट का मतलब होता है कि वैसे तो एक्यूट एंगल पढ़ा होगा शायद आपने इंग्लिश में, एक्यूट एंगल माने न्यून कोण होता है। तो एक्यूट का अगर न्यूनतम से देखा जाए तो फिर कोई भारी चीज़ हो गई, तो एक्यूट माने न्यून, तो सेवर माने भारी, ये भी होता है। लेकिन वो एंटोनिम नहीं पूछ रहा, वो पूछे सिनोनिम्स। तो देखिए नाइस माने अच्छा होता है। अब देखिए एक्यूट का एक और सेंस होता है, एक्यूट एंगल तो होता है लेकिन एक सेंस और होता है। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, एक्यूट डिसीज का मतलब होता है पुरानी बीमारी, एक्यूट पेशेंट का मतलब होता है जैसे बहुत दिनों से बीमारी से किसी मतलब कंटिन्यू बीमारी से ग्रसित हो, वो एक्यूट पेशेंट होता है या एक्यूट डिसीज होती है। तो एक्यूट का मतलब जो उसको मतलब बहुत दिनों से चली आ रही पुरानी, मतलब 20 साल से जो बीमारी है, ऐसी बीमारी को एक्यूट डिसीज कहते हैं। और वो बीमारी किसका अर्थ रखती है, मतलब प्रचंड, सेवर माने प्रचंड होता है, सेवरन प्रचंड होता है, गंभीर होता है सेवरन। तो वही गंभीर बीमारी हो गई जो बहुत दिनों से चली आ रही है, यही प्रचंड है। अर्थात उसकी जो एक्यूट का जो हार्डनेस सेंस है वो सेवर में मिलता है। तो एक्यूट का जो सिनोनिम्स है वो आपका सेवर होता है। और अगर हम देखें कि एक्यूट का और सेंस किस में मिलता है, एक्सीडेंटल, दुर्घटनाग्रस्त, बिल्कुल नहीं मिलता। और नाइस लिखा है, नाइस माने अच्छा, बढ़िया, सुंदर, नहीं मिलता। और क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है, किसी चीज को जानने की का इच्छुक, तीनों कहीं से भी नहीं मिलते हैं। और एक्यूट का मतलब सेवर होता ही है, 100% होता है, और ये मिलता भी है। तो ये सिनोनिम होगा। फिर लिखा द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक, इरा ढूंढना इसमें। तो यहाँ पर जो लिखा है देखिए एक्सट्रीम, एक्सट्रीम की डिग्री बनाई गई है। तो मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे एक्सट्रीम है, परफेक्ट है, राउंड है, स्क्वायर है, और जैसे यूनिक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनकी, ये सब हाईएस्ट डिग्री वाले वर्ड हैं, इनमें सभी हाईएस्ट डिग्री का सेंस होता है, ठीक है, सेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री। ऐसे वर्ड्स में हाईएस्ट डिग्री का सेंस होता है, हाईएस्ट समझते हैं आप, सुपरलेटिव डिग्री का सेंस होता है। हाईएस्ट डिग्री वही है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लीजिए एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक होता है, अति धन अधिक, जब अधिकता की अति हो जाती है तो उसको एक्सट्रीम कहते हैं। अब उससे ज्यादा नहीं बनता है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, मतलब पूर्ण का मतलब पूर्ण होता है। जैसे कंप्लीट है, इसी में कंप्लीट आता है, कंप्लीट में भी आपका कंप्लीटर या कंप्लीटेस्ट नहीं होगा, या मोस्ट कंप्लीट या मोर कंप्लीट नहीं होगा, मोर एक्सट्रीम मोस्ट एक्सट्रीम नहीं होगा, मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा, मोर राउंड। भाई राउंड माने गोल होता है, गोल है मतलब गोल है, अधिक गोल या सबसे गोल कैसे हो गया भाई, गोल का मतलब गोल है। स्क्वायर का मतलब वर्गाकार है, अब वर्गाकार है तो वर्गाकार है, अब अधिक वर्गाकार, सबसे अधिक वर्गाकार का सेंस नहीं बनेगा, वर्गाकार है तो है। और इसके बाद जैसे यूनिक है, यूनिक का मतलब मैचलेस होता है, अद्भुत। अब जो अद्भुत है तो मोर यूनिक है, मोस्ट यूनिक नहीं होता है। अर्थात ये जो आप एडजेक्टिव्स देख रहे हैं ये हाईएस्ट डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, इनमें हाईएस्ट डिग्री का फोर्स होता है, सेंस होता है, इसलिए इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो वहां पर केवल सेंटेंस को करना क्या था, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम एज ऑफ द रॉक। इसका मतलब है कि ड्राइवर चट्टान के सबसे किनारे वाले पॉइंट पर खड़ा हो गया था। अब सबसे किनारे वाले पॉइंट को कहने का मतलब है एक्सट्रीम एज लिख दिया उसने, तो एक्सट्रीम एज लिखना था उसको, बस एक्सट्रीम। और जिसने ऑप्शन से गेस लगा लिया होगा तो कि स्टूड में तो कोई ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है, एज का मतलब किनारा, एक मीनिंग मात्र है वो। ऑफ में तो लगता नहीं, ऑफ द रॉक हो गया, मतलब चट्टान है, चट्टान के बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट में खड़ा हो गया है। अब एक्सट्रीम रॉक, एक्सट्रीम रॉक एज का मतलब है
बिल्कुल अत्यधिक किनारे, यानी सबसे किनारे। कुल मिलाकर ये है कि वो कुछ भी कह रहा है, एक्सट्रीम का सुपरलेटिव डिग्री का सेंस नहीं बनता। आपको एक्सट्रीम एरर सिलेक्ट करना चाहिए था, ये एक्सट्रीमिस्ट आप सिलेक्ट करते थे, यही आपका रॉन्ग है। सही हो जाता पूरा, जिसने किया है उसको बताइए। फिर लिखा है द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू माने सद्गुण होता है, भलाई भी होती, अच्छाई भी होती, वर्च्यू मीन्स। तो देखिए वर्च्यू का हमेशा जो एंटोनिम होता है, एंटोनिम ही पूछ रहा है, वर्च्यू का वाइस होता है। वर्च्यू भलाई और वाइस मीन बुराई, तो वर्च्यू का वाइस होगा VIRTUE, वर्च्यू का वाइस। बहुत पूछा जाता है और ये इतना पूछा जाता है कि ये अब स्टूडेंट्स के बीच में बिल्कुल कॉमन मीनिंग हो गई है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको जानते हैं, वर्च्यू का वाइस होता है। ठीक है ना। वर्च्यू का इविल भी होता है, लेकिन इविल ऑप्शन में नहीं है। फ्रॉड जिसे लिखा है धोखेबाज होता है, इसका मतलब नहीं है। क्राइम का मतलब अपराध होता है, ये भी नहीं आएगा। और विक्डनेस मतलब दुष्टता हो गई, ये भी नहीं आएगा। वर्च्यू सीधे वाइस आएगा। अब वो देखो आगे पीछे करके थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड चाहिए वो है वॉइस। इसके बाद लिखा चेंज एनी वन ऑफ द इनटू इन दैट स्पीच। अब देखिए ही विल से, अगर आप गौर करें तो दोनों ही सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं जिनको लगभग चेंज नहीं करना है। ही विल से दैट द स्टूडेंट वॉज जब हमारी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया वाक्य किसी भी टेंस का हो उसको चेंज नहीं करते। ना कोई प्रोनाउन का इसमें मैटर है, ना ही किसी जनरल वर्ड का है कि दिस आए तो दैट करो, या फिर नाउ आए तो देन करो, दिस आए तो दोज करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। सीधे ही विल से दैट द स्टूडेंट वॉज लेजी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर कोई यहाँ हैड बीन भी करता है तब भी वो गलत करता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दैट लगा करके जोड़ देना। दूसरा वाला क्या था, ये भी ऐसा ही है। He said that we cannot be quite happy in this लाइफ। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन से ये बात बिल्कुल संबंधित है। उसने कहा कि हम इस जीवन में बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो सकते, बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हैं, यानी पूर्णतया खुश नहीं हो सकते हैं। जिसने भी कहा है हम करके कहा है, हम करके कहा है, तो वो उसने हमको भी शामिल किया है। इसी जीवन की बात हो रही है, क्योंकि जब भी जो व्यक्ति जिस जीवन में होगा और जब कहेगा तब उसी जीवन की बात। और चाहे जिसका जो जीवन हो, चाहे वो पहला, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, कितने ही जन्म ले लेता है, सदियों से यही चीज़ देखी गई है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में पूर्णतया सुखी नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये उसने कहा कि हम इस, पहले तो मैं सोच रहा था मैं खुद कि हमें लगता है कि यहाँ पर दैट लाइफ करना पड़ेगा, दैट लाइफ करेंगे तो वी कैन नॉट, चूँकि सेंटेंस ऐसा है कि सबके साथ सेट होता है, पूरा एडेप्टेड सेंटेंस है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो ये चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इस संसार में अगर वर्ल्ड होता तब भी सही था, और इस जीवन में अर्थात जिस व्यक्ति का जो भी जीवन है, हम जी रहे तो इस जीवन में, तुम जी रहे हो तो इस जीवन में, जिसने कहा वो जी रहा है तो उस जीवन में, अर्थात जो प्रेजेंट टाइम में हम है, जो भी है, जो कह रहा है, सभी इस जीवन में बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल खुश होने का मतलब है कि हमें पूर्णतया खुशी नहीं मिल सकती। तो इसमें भी ऐसा कुछ करना ही नहीं था। अगर हम ये कर देते हैं कुड, ठीक, जब ये कुड करेंगे, अब देखिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हम कुड करें तो फिर दे करें, क्योंकि जब ये कैन नॉट बदल रहा, टेंस बदल रहा है, और हम किसी के पास्ट टेंस की ये घटना हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर हम अपने को शामिल नहीं करेंगे, फिर हम उसी को कहेंगे, तो दे कर देंगे। तो दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन, फिर दैट लाइफ कर देंगे, ठीक है ना। वो जो है उस जीवन में बिल्कुल खुश नहीं रह सकते थे। संभवतः हमने पार्टिकुलर पर्सन्स के लिए ये बात कह दी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है
कि हम इस जीवन में पूर्णतया सुखी नहीं रह सकते। तो यूनिवर्सल, जो कि वे नहीं रह सकते, क्या हम रह सकते हैं? क्या तुम रह सकते हो? मतलब कोई नहीं रह सकता ना, सबके जीवन के लिए संबंधित बात है। इसलिए यहाँ पर सीधे इसको भी ऐसा ही करना था, लेकिन वो इस चीज में ऐसा लिख देता है कि बहुत सारे बच्चों ने कुड नॉट किया होगा, लेकिन जिनको पता है कि रिस्की है वो सिर्फ पहला वाला ऑप्शन करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट सेंटेंस है, कॉन्फिडेंशियल भी है, आराम से बनता है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पहला सेंटेंस है जिसको सिंपल बनाना है। द बैटल वॉज ओवर, फिर लिखा है द एनिमी विथड्रू। ये अब बनाना था आपका सिंपल। देखिए, जब दोनों तरफ के सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग होता है तो ये कई वीडियो में इसकी चर्चा हुई है कि उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया जाता है। दोनों में से कोई सब्जेक्ट हम हटा नहीं सकते। युद्ध समाप्त था, दुश्मन पीछे हट गया, यह दुश्मन चला गया, युद्ध समाप्त हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, बीइंग कर देते हैं, यानी द बैटल बीइंग ओवर, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, द एनिमी विथड्रू, युद्ध समाप्त होने पर दुश्मन पीछे हट गया। विथड्रू का मतलब वापस लेना होता है, यानी पीछे हटना होता है। तो ये सिंपल बन गया। इसके बाद लिखा था ही गेव अप ट्राइंग, फिर है ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। मैं अन्य स्कूलों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपनी क्लास में, अपने स्कूल में इसको कम से कम, ये सेंटेंस जब मैंने सिंथेसिस के सेट कराए हैं तो ये कम से कम 3 बार आया है, ठीक। और ये मानकर चलिए ये बोर्ड में आया है तो कम से कम ये चौथी या 5वीं बार पूछा गया सेंटेंस, यही सेंटेंस, जबकि इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनाना है और कॉम्प्लेक्स में ही 3-4 बार पूछा गया है। मतलब उसने प्रयास करना छोड़ दिया, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, गिव देना, नेवर कभी नहीं, कुड सका, सकी, सके, ट्राइंग माने प्रयास करना, गिव अप छोड़ दिया। उसने प्रयास करना छोड़ दिया, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका। तो मतलब यह है कि किसी चीज को संतुष्ट या अपना काम से किसी को संतुष्ट करना चाहता था, उसका ये प्रयास था, प्रयास करना बंद कर दिया, संतुष्टि नहीं दे सका। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम ये क्या करेंगे, ही गेव ट्राइंग बिकॉज, सीधे बिकॉज लगा, ये बन गया आपका। मतलब ग्रामर पोर्शन बहुत इजी आया है, जिसके लिए हमको भी टेंशन थी कि पता नहीं सेंटेंस बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके ना दे दी जैसे अनसॉल्व में थे। हालांकि अनसॉल्व का यहाँ पर बहुत कुछ खास रोल नहीं रहा, बस ये है कि पेपर का सैंपल थोड़ी ज़रूर वैसे उसी तरह का आ गया है, बस ये मानकर चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह समझने में आसानी रही, लेकिन जो अनसॉल्व पेपर है वो कॉम्पिटिटिव मोड का पूरा बना है। और ये देखिए एकेडमिक है, इसमें इतना हार्ड नहीं आता। और वो देखिए अनसॉल्व पेपर जो है एक मार्केटिंग प्रोडक्ट है, जो कि उनको बहुत सारे पेपर्स सेट करने होते हैं, तो उसमें वो चीज़ देते ही देते हैं। वो अच्छा भी है, अच्छा इसलिए कम से कम हम थोड़ा सा अपर लेवल की चीज़ भी तो पढ़ लेते हैं इसी जरिए। अब देखिए इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आई भी हैं जिनके लिए हमको थोड़ा सा आगे के लिए एक एहसास हो गया कि नहीं हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए। फिलहाल ही कि उसने प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वह कभी संतुष्टि दे नहीं सका। ठीक है, कंपाउंड बनाना है तो इसको उल्टा कर देंगे, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन सो ही गिव अप ट्राइंग, ये कंपाउंड भी बन जाता है। खैर ये आपका सिंथेसिस पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आगे है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। क्या है आपका, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। सेंटेंस है बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, फिर लिखा हुआ ही केप्ट इट।
यहाँ पर कॉमा लगा है, ये ऑलरेडी सिंथेसिस है, मतलब वादा करने के अतिरिक्त उसने इसे पूरा किया। वादा करने के, मेक प्रॉमिस माने वादा करना, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, वादा करने के अतिरिक्त उसने इसे पूरा किया, ये केप्ट इट माने पूरा किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन पे लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग एनी वन ऑफ द, अब यहाँ पर लिखा इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, इसको कंपाउंड बनाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन पोर्शन है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास डिवाइस क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना, और चाहो तो एंड से भी बना सकते हो, ठीक, एंड और नॉट ओनली बट आल्सो बहुत अच्छा है। उसने न केवल वादा किया बल्कि इसे पूरा भी किया, उसने वादा किया और इसे पूरा किया, मतलब ये, ठीक है ना, उसने ही बोथ मेड अ प्रॉमिस एंड केप्ट इट, उसने वादा किया और इसे पूरा किया, उसने दोनों किए, उसने दोनों वादा किया और पूरा किया, बोथ एंड से बन सकता है और एज वेल एज सी भी बन सकता है, लेकिन यहां पर आपको बनाना था ही नॉट ओनली, ऐसे बनाते तो बहुत अच्छा बनता है, ही नॉट ओनली मेड, अब चूंकि ये आपका केप्ट है इसलिए इधर भी आपको पास्ट ही लेना पड़ेगा, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस but also kept it, उसने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि इसे पूरा भी किया। आपका कंपाउंड सेंटेंस बनकर के तैयार है। और जी करना था तो ही मेड ए प्रॉमिस एंड केप्ट इट, उसने एक वादा किया और इसे पूरा किया, थोड़ा ये इंप्रेसिव रहता है, उसने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि इसे पूरा भी किया, तो ये ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल जो भी बनाया हो, अगर ये बनाया तब भी सही है, ठीक है ना, ही मेड ए प्रॉमिस एज वेल एज ही केप्ट इट, अगर यहाँ पर आप एज वेल एज डाल देते हो तब भी सही हो जाएगा, ही मेड ए प्रॉमिस एज वेल एज ही केप्ट इट, मतलब उसने एक वादा किया साथ ही इसे पूरा भी किया, तो ये भी बन जाएगा। देखिए, और जो पैसिव है इसे थोड़ा सा है तो इजी, अब इससे इजी क्या चाहिए आपको, बहुत इजी है, लेकिन अगर सावधानी से ना बनाया जाए तो गलत हो सकता है। लेकिन डिड ही टेल, डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंस से, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। हमारे लिए तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस आता है और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें होती, फिर चाहे जिस प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे जो सेंटेंस हो, आसानी से बन जाता है। और इसमें तो कोई वैसा इशू है नहीं कि मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा हो, कोई लेट वाला दे रखा हो, सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो गलत हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। अब ये ऑब्जेक्ट हम इधर लाएंगे तो इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बदल कर लग जाती है वाज या वर्ब, तो जब वाज वर्ब लग जाती है, चूंकि यू यहाँ लाओगे तो क्या लगाओगे, वर लगाओगे, वर यू, इसके बाद निगेटिव का निगेटिव कर देंगे, टेल को कर देंगे टोल्ड, और टोल्ड के बाद कर देंगे बाई, और इसके बाद कर देंगे हिम और क्वेश्चन मार्क। इतना करिए, ये आप मान कर चलिए ये 2 नंबर का, कितना मजा है क्वेश्चन पेपर, बहुत आसान है। ऊपर वाला अगर आपको रिस्की लग रहा है तो एनी वन कह रहा है, ये पैसिव अगर जो बनाते 2 नंबर बोर्ड में सिर्फ इतनी बात की कि आप हाथ में लिए बैठे हैं, माइंड में गूंज रहा है पैसिव, इससे आसान आप क्या पूछे। तो वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा क्या तुम्हें बताया नहीं गया, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं, क्या उसके द्वारा तुमको बताया नहीं, कितना सीधा है। फिलहाल करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्शन देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है। यहां पर लिखा हुआ है द मैन डिसअपियर्ड, disappeared after he has committed a murder, कह रहा है कि वह
मर्डर करने के बाद गायब हो गया। ठीक, जब आफ्टर और बिफोर आता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मोड में है। जब आफ्टर और बिफोर आता है तो इसका कॉम्बिनेशन देखिए, कक्षा 6 से सेंटेंस ये पढ़ाया जाता है, और उस स्ट्रक्चर को अगर आप पहचान ना पाओ तो फिर मजा नहीं आता, कहा नहीं जा सकता कुछ। मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ गया था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, तमाम मेरे उठने से पहले सूर्य निकल आया था, पिताजी के ऑफिस जाने से पहले मैं जग गया था, पिताजी के स्नान करने से पहले मैं स्कूल चला गया था, पिताजी के आने से पहले मैं सो गया था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस। तो आफ्टर और बिफोर में यही मेन कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहीं से कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं बनता है। अच्छा ये बताइए, जब गायब हुआ वो, ठीक है, गायब हुआ, ये तो सेंस मिल रहा है कि मर्डर करने के बाद वो गायब हो गया। तो जब गायब हुआ तो पास्ट में हुआ, तो मर्डर क्या प्रेजेंट में करेगा? पहले तो यहां से कॉमन सेंस में लिया जा सकता है कि जब गायब पास्ट में हुआ है, मान लीजिए गायब हुआ 2 दिन पहले हुआ है, तो मर्डर प्रेजेंट में अर्थात आज या अभी या कुछ समय पहले थोड़ी करेगा, प्रेजेंट में। हाँ, ये हो सकता है कि मर्डर पहले करे और गायब अभी हो, ये तो कहीं से हो सकता है, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता है कि गायब पहले हो मर्डर बाद में करे। फिलहाल यहाँ पर कॉम्बिनेशन यही था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऐड कर देते तो वो कॉम्बिनेशन भी मिल जाता जो हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर और बिफोर के स्ट्रक्चर में ये चीज लागू होती पूरी तरह से, और बन भी जाता। वह मर्डर कर चुका था, इसके बाद गायब हो गया। वह मर्डर कर चुका था, ही हैड कमिटेड, अगर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इतने का केवल अर्थ क्या होगा, ही हैड कमिटेड एक मर्डर, वह मर्डर कर चुका था, यही होगा ना, उसने मर्डर कर दिया था और इसके बाद वो गायब हो गया। तो आदमी मर्डर करने के बाद गायब हो गया, सीधा सेंटेंस है और बढ़िया सेंटेंस है। दूसरा है बीइंग अ रेनी डे। रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। वी डिड नॉट गो। कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि जब इस तरह से बीइंग आ जाए तो आंख बंद करके इट लगाइए, आपका करेक्शन है। और ये बहुत डॉजिंग सेंटेंस है, इतनी बार पूछा गया है कि शायद ही कोई एग्जामिनेशन किसी भी सेशन या ईयर की हो जो ये सेंटेंस ना पूछा जाता हो। ये सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, वो इस वजह से पूछा जाता है कि ये इट हटाने के बाद भी अपना पूरा अर्थ देता है और बच्चे समझते हैं कि ये सही है, तो दूसरी जगह गलती कर देते हैं। जबकि इसका नियम भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बेस्ड है, अर्थात ये कहेगा कि इट वॉज ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, वर्षा का दिन था हम बाहर नहीं गए। अगर दोनों सेंटेंस को अलग किया जाए तो यही होगा। तो हम जब ये कहते हैं कि इट वॉज रेनी डे, तो ये इट एक सब्जेक्ट होता है, एक वी सब्जेक्ट हो जाता है। जब जोड़ते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर तो दोनों सब्जेक्ट शो करना चाहिए, इसको वो छिपा देता है क्योंकि इसके बगैर भी अर्थ निकलता है। लेकिन नियम ये कहता है कि दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे उसका अर्थ बनता हो और चाहे ना बनता हो, लेकिन वो इट गायब कर देता है। अब समझो जरा, हमको वापस उसी सेंटेंस में जाना पड़े तो फिर हम इट लगाएंगे, तो जब आप इट लगाओगे तो आपने हटाया क्यों? तो इट केवल लगाइए, पूरा सेंटेंस सही है। इतना करना है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं अच्छी तरह से, इसमें क्या करेक्शन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है आपका, अब देखिए यहाँ पर होमोफोन्स आया और इसमें लिखा एनीवन, वन पेयर करना है कोई। तो देखिए चाहे एक्सेस और एक्सेस करिए, एक्सेस है और एक्सेस है ये। तो एक्सेस माने होता है पहुंच, पहुंच, और इसके माने होता है अधिकता, मीनिंग देनी थी, यानी अप्रोच और एक्सट्रीमिटी ये देना था, यूज कर देना था। इसमें यूज भी करना है, तो यहां पर होना चाहिए वी शुड हैव एन एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों तक हमारी एक पहुंच होनी चाहिए। एक्सेस का मतलब लिखा है, एक्सेस कर दिया आपने, एक्सेस ऑफ
एवरीथिंग इज बैड, बहुत बढ़िया सेंटेंस, यहाँ अंडरलाइन कर देते, यहाँ अंडरलाइन कर देते, दोनों के यूज हो गए, बहुत अच्छी मीनिंग आई हुई है। इससे इजी अगर कोई बच्चा चाहता है तो फिर वो गलत चाहता है, मतलब इससे आसान पेपर, वो भी सेक्शन सी का, वो भी सेक्शन सी का आसान पेपर, ठीक बात नहीं है, मतलब अब इससे आसान ना मांगिए। अफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट लिखा, अफेक्ट है और इफेक्ट है, ठीक, ये आपकी वर्ब है और ये नाउन है। यहाँ पर क्या होता है, प्रभाव डालना, और इसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक। तो यहाँ पर जैसे होता है कि वी शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, ठीक, इसी को घुमा दो आप, द वेस्टर्न कल्चर हैज affected the Indian life much, ये अफेक्टेड हो गया, ये इफेक्ट हो गया। वी शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, अर्थात पश्चिमी सभ्यता का हम पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। द वेस्टर्न कल्चर हैज़ अफेक्टेड द इंडियन लाइफ मच, अर्थात पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। बन गया, एक ही सेंटेंस में इफेक्ट और एक नाउन बना दो, एक वर्ब बना दो, ये इफेक्ट ये बाद में बना है और ये आपका इसका पहले बन गया है, ये पहले बन गया है और ये बाद में बना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जरूर सीधा किया होगा वहां पे। अब देखिए स्टोरी है, यहाँ पे स्टोरी कहिए तो बता दूं, ठीक है ना। वैसे अब मैं क्या करता हूँ, चलिए बन जाएगी, बहुत जल्दी बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। अपनी मातृभूमि को निकट समझना हमारी भूल है, तो ये लिखेंगे इट इज आवर मिस्टेक, ठीक है ना, मिस्टेक टू, अपनी मातृभूमि को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, तो इट इज आवर मिस्टेक टू कंसीडर आवर, समझते जाइएगा कैसे बनेगी, कंसीडर आवर नेटिव लैंग्वेज inferior, इट इज आवर मिस्टेक टू कंसीडर आवर नेटिव लैंग्वेज inferior, ठीक है ना, मतलब मिस्टेक माने भूल यानी गलती है, कंसीडर माने समझना, नेटिव लैंग्वेज माने मातृभाषा, और इसके बाद इंफीरियर माने निकृष्ट, निकृष्ट मतलब घटिया अर्थात बेकार। फिर इसके बाद है हमें संसार के साथ रहना और चलना है, वी हैव टू लिव एंड वॉक विद द वर्ल्ड, हमें संसार के साथ रहना और चलना, सीधा सेंटेंस है। अतएव संसार के अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है, सो वी नीड टू लर्न मैनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, क्या कह रहा है, समझने की जरूरत, किसको जरूरत है, हमको, तो वी नीड माने हमें आवश्यक है, टू लर्न माने
सीखने की। और किसके? अन्यान्य भाषाओं। अन्यान्य भाषाओं का मतलब अन्यान्य दो तरह से बना, अन्य अन्य। अन्यान्य का मतलब अन्यान्य का मतलब होता है बहुत सारी, मैनी अदर। तो मैनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बहुत सारी भाषाओं को हमें सीखने की जरूरत है। हालांकि वी नहीं लिखा, लेकिन हमें ही जरूरत है ना। पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। फिर लिख देंगे बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट जरूरी के लिए आप नेसेसरी भी लगा सकते हो, बट इट इज वेरी नेसेसरी यानी आवश्यक है। नेसेसरी टू केयर ऑफ द importance of our native लैंग्वेज। देखो यहां पर ये भी हम कह सकते हैं, सो वी शुड बी केयरफुल, या फिर इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी शुड बी केयरफुल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर नेटिव लैंग्वेज। मतलब कई तरह से बन जाते हैं, ये नहीं कि जो मैं बना रहा हूँ वही एकदम सही है, बच्चों ने भी बनाए होंगे, थोड़ा सा टर्न दे करके दूसरे सेंस में सेंटेंस सही होता है। तो यहाँ के बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू केयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर नेटिव लैंग्वेज। केयर माने ख्याल रखना, ध्यान देना। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे वी मे बी द स्कॉलर ऑफ अंग्रेजी भाषा और साहित्य के। वी मे बी द स्कॉलर ऑफ अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान बन सकते हैं या हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। बट वी कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। यहाँ पर मे बी और यहाँ पर कैन नॉट बी क्यों? मे बी मतलब एक पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये श्योरिटी नहीं है, हो सकते हैं, संभावना है कि मान लीजिए हम हो जाए, शायद बन सकते हैं, इसलिए मे बी। पर कैन नॉट बी ये श्योरिटी है, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली होता है यूज, मे बी पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ मे बी आएगा, यहाँ कैन नॉट बी आएगा। इसी तरह से आगे क्या है? आगे ये है अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है। तो द इंग्लिश या इंग्लिश मैन या द ब्रिटिश, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द इंग्लिश, हालांकि द इंग्लिश लिख देंगे तो अंग्रेज लोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए एन इंग्लिश मैन मे बी द स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक। फिर लिखा है पर वह सूर्य तुलसी कभी नहीं सूखता, बट ही कैन नॉट बी सूरदास और तुलसीदास। हालांकि अकेले सूर्य लिखना
उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पूरा सूरदास लिखा जाए तो और अच्छा है, और तुलसी को तुलसीदास लिखा जाए। और यहाँ पे कैन नॉट बी लिखा है तो यहाँ पर कभी नहीं हो सकता, तो कैन नेवर बी ठीक है, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी सूरदास और तुलसीदास। हालांकि अगर हम इसको कॉमनली यूज करें, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया, फिर भी मन आया कि अब दोबारा बता रहा हूँ तो बता ही देना चाहिए। कैन नॉट बी द शेक्सपियर और द मिल्टन, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि वो शेक्सपियर हम नहीं हो सकते, हाँ शेक्सपियर की तरह बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आप द यूज कर सकते हैं, 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 कॉमनली यूज किया गया इसको। अब एक जरूरी, ये आवश्यक नहीं कि सभी बच्चों ने ऐसा किया होगा, लेकिन ये कोई गलत होने वाला मैटर नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो ये कोई उस तरह की मिस्टेक नहीं है कि आपके अंक कटेंगे। अगर आप इतना ही मैनेज करते हो तो प्रेस वर्दी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, मातृभाषा में ही लिख सकते हैं अच्छी किताबें। तो यहाँ लिख देंगे वी कैन राइट गुड बुक्स only in the native language. We can write good books only in the, केवल मातृभाषा में, ओनली यहीं लगाना है, ओनली यहाँ नहीं लगाना है। ओनली यहाँ लगाओगे तो केवल ये होगा केवल हम लिख सकते हैं, ओनली यहाँ नहीं लगाना, ओनली यहाँ लगाओगे तो हो जाएगा केवल अच्छी पुस्तकें लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कह रहा है केवल मातृभाषा में, उसमें केवल आया नहीं है लेकिन ही आ गया है, मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, यानी ओनली इन मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। तो इसलिए वी कैन राइट गुड बुक्स ओनली इन द नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ लगता है, अगर लैंग्वेज का नाम हिंदी इंग्लिश ऐसे होता तो शायद नहीं लगता, लेकिन अगर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जुड़ा होगा तो द लगाया जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश लिखा होगा तो द नहीं लगा सकता। फिर भी यहाँ कोई सिंटैक्स का मैटर नहीं है, लगभग इतना अगर आपने कवर किया है तो जय जय है, बढ़िया बना दिए इसका मतलब आपने। तो मैंने सोचा देखिए स्टोरी भी कवर कर देता हूँ ताकि काफ़ी हद तक बच्चों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किस तरह से आपने ये किया हुआ है। और देखिए जो सॉल्व जिन्होंने किया है तो लगभग इसके इर्द गिर्द आपने किया होगा। और देखिए ये लिटरेचर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो थोड़ा सा मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इनको तो जैसा भी लिखा है ठीक है, इनको सुनना भी नहीं चाहोगे सभी लोग, तो इसलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका स्ट्रेंजा। स्ट्रेंजा में मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो गस्टी वेव्स आया था कल मेरे माइंड में आया था कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन हो गए थे बहुत तो मैंने छोड़ दिया था, ये सोच करके कि कोई यही थोड़ी आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया कि वो वही आ गया। हालांकि रूटलेस वीड्स जो मैंने बताया था वो आ गया है इसमें। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द कंट्रास्ट emphasized बाय द फ्रेजेस गस्टी वेव्स एंड रूटलेस वीड्स। तो देखिए यहाँ पर कंट्रास्ट पूछ रहा है जो गस्टी वेव्स और रूटलेस वीड्स में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, कंट्रास्ट की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। हालांकि वो एक विपरीत स्थिति पूछ रहा है कि गस्टी वेव्स और रूटलेस वीड्स के बीच में एक अपोजिशन, एक सिचुएशन क्या बनती है, क्या है ये। हालांकि ये आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों को एक्सप्लेन करना था और अपने आप वो आंसर हो जाता। जैसे यहाँ पर लिखा है गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स मैंने बताया नहीं था, यहाँ पर लिखा था मीन्स द ब्यूटीफुल sights of nature, the beautiful sights of nature are
not visible in the slum. गस्टी वेव्स का मतलब होता है धुंध की लहरें। गस्टी वेव्स मतलब ऐसी वहां पर लहरें चलती है धुंध वाली, जहां पर जो स्लम एरिया के बच्चे रहते हैं वो नेचर को समझ नहीं पाते, वो नेचर को देख ही नहीं पाते, वो नेचर में उपस्थित जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं दुनिया में जो उपस्थित हैं, उनको पता नहीं कि बाहर क्या है, कितने सुंदर लोग हैं या कितने सुंदर दृश्य हैं या कितनी सुंदर वस्तुएं हैं, कितना सुंदर लोगों का भविष्य है, कितने सुंदर सुंदर बाजारें हैं, कितने सुंदर सुंदर मतलब सारी स्थितियां हैं या अवसर हैं, कुछ भी है, मतलब दुनिया बहुत सुंदर है, बड़े अच्छे अच्छे चांस हैं, सब कुछ है, बड़े सुंदर सुंदर काम है, बड़े सुंदर सुंदर जॉब हैं, ये उनको पता नहीं होता, सब धुंध की तरह छाया हुआ है। फिर इसके बाद लिखते हैं रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब वैसे बताया था जैसे द बॉयज या चिल्ड्रंस आर इनसिक्योर्ड, पिछले वाली वीडियो में बताया था, इल फेड, हंगर स्ट्राइकन, भूख से पीड़ित हैं, कुपोषित हैं, असुरक्षित हैं। कुल मिलाकर ये आपका रूटलेस वीड्स हो गया। रूटलेस वीड्स का मतलब हो गया दे आर बेसलेस। दे आर बेसलेस का मतलब जैसे द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर इनसिक्योर्ड। इसके बाद इल फेड, इसके बाद हंगर स्ट्राइकन, कुछ भी और लिख सकते हो, दे आर नेग्लेक्टेड एंड बेसलेस, ये भी लिख सकते हो, दे हैव नो पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स का मतलब होता है संरक्षक, उनका कोई संरक्षक नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है, वो उपेक्षित हैं, भूख से पीड़ित हैं, कुपोषित हैं और असुरक्षित हैं। इसलिए क्या है रूटलेस वीड्स। वीड्स माने होता है एक जलीय पौधा, रूटलेस माने जिसकी जड़ नहीं होती है, और जिसकी जड़ नहीं होती है उसका मतलब समझ गया ना, कि उनका कोई भी रक्षक नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला नहीं है, पूरी तरह से वो अनवांटेड है। अनवांटेड मीन्स क्या हो गया, अवांछित है, अवांछित है वो, अनवांटेड है वो, मतलब एबांडन, जैसे किसी ने छोड़ दिया, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीज़ जो है गस्टीवेज सुंदर वस्तुएं, मतलब क्या है कि सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी इस पोजीशन होने के नाते वो इन सुंदर वस्तुओं का अवलोकन नहीं कर पाते हैं। दे आर अननोन, मतलब ये पूरा लिखा, दैट इज वाई मतलब इसकी वजह से, दैट इज वाई दे आर completely unknown to the beautiful objects of nature। ये है कंट्रास्ट, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं उनमें धुंध छाई हुई है, स्लम में उनको विजिबल नहीं है, किसी तरह से देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी ये हालत है। तो ये हालत है, इसीलिए वो नेचर में उपस्थित जो ब्यूटी है उसको कभी जान ही नहीं पाते हैं। ये है, हालांकि ये नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोनों लिखे हैं तो कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल, और अगर ये ही लिखा है संभवतः अंक मिलना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन चिल्ड्रंस फेस लाइक
रूटलेस वीड्स। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया है, ऑब्लिक दिया है। वैसे ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है। कहाँ से? फार फार फ्रॉम गस्टी विंड्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, और फिर लिखा हुआ है आगे लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसा करके दिया हुआ है। तो चूंकि उस पूरी लाइन में लाइक आता है, तो लाइक आता है, तो आपने अगर सिमली लिखा है सिमली, लेकिन अगर आपने चिल्ड्रंस फेस करके फिर सिमली लिखा है तो संभवतः गलत हो जाएगा। और अगर बाद वाला लिख दिया लाइक रूटलेस वीड्स फिर सिमली लिखा है तो सही हो जाएगा, क्योंकि लाइक उसी पोर्शन में आता है। और अगर पूरा उतार दिया चिल्ड्रंस फेस लाइक्स रूटलेस वीड्स और फिर सिमली लिखा है तो फिर सही हो जाएगा, क्योंकि लाइन एक ही है, बीच में उसने ऑब्लिक बनाया है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर पहले वाला लिखना है तो फिर सिमली नहीं है, वो फिर मेटाफोर है। फिलहाल अगर पूरा लिख दिया या चूंकि दो में से एक किया है, बाद वाला किया, लाइक से पहचान गए हो कि सिमली है तो कोई बात नहीं। और अगर पूरी लाइन दी होती फार फार फ्रॉम गस्टी विंड्स, तो फार फार फ्रॉम एफ एफ एफ, जब कोई कंसोनेंट रिपीट होता है तो एलिट्रेशन होता है। फिलहाल वहां पर ऐसा एलिट्रेशन पूछा नहीं गया है, इसलिए बात खत्म हो जाती है। अब देखिए यहां पर क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ये करना था। इसको भी देख लीजिए। तो चूंकि ये टोटल 3 × 2 यानी 6 नंबर का है, तो स्टंटेड फिर है अनलकी और एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। मैं एक बात बता दूं आपको, मुझे डर था कि सेकंड पोएम से ना आ जाए। सेकंड पोएम को मैंने काफ़ी कवर किया है, कई बार मैंने सेकंड पोएम के ही ज़्यादा फ्रेजेस लिए, बट क्या किया जाए, कुछ छूट गए तो रह गए। और आपको भी समझ में आ रहा था कि सेकंड पोएम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन सेकंड पोएम ही उसने उठा के रख दी। ये उसने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की, मतलब हम लोगों के साथ में। और भी पोएम थी, कीपिंग क्वाइट थी, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी थी, माई मदर एट 66 थी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स थी। ये कर देता तो काफ़ी हद तक वो हो जाता, क्योंकि इसके फ्रेजेस ये बहुत डीप सेंस में, इतने डीप तो हमने कभी पोएम ना ऐसी कोई पढ़ाई है, इतनी गहरी जितनी है ये। लेकिन तुमको बताते बताते वो हमको मतलब पता चल रहा है कि ये इतनी गहरी है। फिर भी हो गया तो हो गया, काफ़ी मुश्किल पोएम रही। ये थोड़ा रिस्की नंबर लगते हैं, क्योंकि अब कुछ बच्चों से हो सकता है ना बना हो। फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके 1-2 नंबर पोएम के मान लीजिए कम हो जाते हैं, ज़्यादा कम नहीं होंगे। देखो ये आप मेरा विश्वास रखिए, अगर आपने कुछ लिखा है तीनों क्वेश्चंस में, देखिए 2 नंबर आपके लाइक वाले में पूरा सा ये फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है, बचते 4 में अगर आपने पहले में भी कुछ लिखा है, दूसरे में भी लिखा है, वो 2 नहीं देगा, 1-1 देगा। आप हर हाल में ये मान कर चलिए कि अगर नंबर लॉस होगा तो सिर्फ 2 नंबर का होगा, एंड इट डज नॉट मैटर टू मच। ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, नीड नॉट वरी, मतलब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिलहाल यहाँ पर लिखा है, तो ये फ्रेज क्या करता है, refers to the little boy disfigured फिर इसके बाद आपको लिखना था GN। अब ये मीनिंग ही इतनी कठिन है, नैल्ड एंड डिसीज्ड बॉडी। ये उस लड़के के लिए कह रहा है जो अपने पिताजी की बीमारी को रिसाइट कर रहा है, और जो पेपर सीमिंग है, बहुत दुबला पतला स्किनी है, उसके लिए यहाँ पर आया स्टंटेड, मतलब पूरी तरह से जैसे हड्डियाँ सूखी हुई, मुड़ी हुई। अनलकी एयर माने ट्विस्टेड बोन्स, मतलब जो मुड़ी हुई हड्डियों का एक अभागा उत्तराधिकारी है अनलकी एयर। तो वो वहाँ पर देखिए दर्शाया गया। तो क्या दिखाया गया, रिफर्स टू द लिटिल बॉय डिसफिगर्ड, जिसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा ढांचा है, सही नहीं है, नैड हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं, एंड डिसीज्ड बॉडी, और उसका शरीर बीमारी से ग्रसित है। फिलहाल जैसा ये बना कोई बात नहीं,
माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी में से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना था। और ये अच्छी तरह से मुझे पता है कि मैंने अपने क्लास के बच्चों को ये बताया था कि आपको 3 सेंट्रल आइडिया याद करना है, चौथा नहीं करना है। और वो था माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। यही 3 मैंने रटवाए थे, बार बार कह करके, डांट करके, पूछ करके, पिटाई भी करके ये तीनों रटवा दिए थे, याद करवा दिए थे। और अब तो उनको बहुत काफ़ी आसानी रही होगी, काफ़ी इजीनेस रही कि मतलब उनमें से कोई भी चुन कर लिख सकते थे। वही तीनों आ गए, जो तीनों याद करे थे वही तीनों आ गए। तो यहाँ पर अब सारा मैटर ख़त्म हो जाता है। बाकी आपके बचते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। तो पेपर जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा। और मैं जहाँ जहाँ पर प्रिपेयर नहीं करवा सका आपको, उसके लिए मुझे खेद है और बहुत बड़ा दुख इस बात का कि कुछ इसमें नई चीज़ें आई। और जो मेरे चैनल व्यूवर्स हैं उनके लिए भी मतलब मैं हर तरह से अपने आप को थोड़ा सा संकोच और थोड़ा इस हिसाब से कि मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। मुझे मतलब इस बात का दुख रहेगा कि कुछ चीज़ें रह गई जिन्हें मैं प्रिपेयर नहीं करवा पाया। और अगर क्लास में भी कुछ चीज़ें रह गई हों, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भई, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया और बच्चे ये फील कर रहे हों कि सर ने ये क्वेश्चन नहीं बताया, तो वहाँ पर मुझे दुख है इस बात का, रहेगा हमेशा। फिर भी ये उम्मीद है और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि किसी भी बच्चे का पेपर बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है, मतलब ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया पेपर बना है। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए और बताया उन्होंने कि सर पेपर हमारा बहुत अच्छा बना, बड़ा सुंदर और बढ़िया बन गया, गजब के पेपर बना है। अब देखिए इतने बड़े पेपर में 100 नंबर के पेपर में 2 4 6 नंबर इधर उधर होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 92 और 93 के आसपास अब भी हैं आप, और नहीं भी हैं तो 98 तो टच कर ही रहे हैं। और कुछ तो बच्चे 95 तक चले जाएंगे, क्योंकि कुछ का बहुत सही है, अनसीन पैरा सही है, लेटर सही है और आर्टिकल भी सही है। और अगर देखिए जो स्टेंजा है उसमें आप यही मानकर चलिए कि 6 नंबर है तो आपको आधे तो पक्के मिलने हैं, किसी किसी की सिर्फ 2 ही कम होंगे, नहीं तो 4 नंबर उसमें मिल जाएंगे। और कोई अगर बढ़िया लिख गया होगा, क्योंकि रूटलेस बीट्स मैंने समझाया था, सिमली आप जानते ही हो, लाइक है तो सिमली है। और पहला वाला भी अगर आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर पहले वाले में लिखा था वो कौन सा था, हाँ गस्टी वेव्स, तो वो अगर अपना बन गया होगा क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी भी की है, तो निश्चित तौर पर पेपर बढ़िया। और मेरी तरफ से सभी को जो आगे पेपर लगे हुए हैं और आ रहे हैं उनकी आप मेहनत करिए। पीछे जो हो गया उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता और कुछ सुधार नहीं सकते हो, जो हो गया सो हो गया। एनीवे एज द होल पेपर बहुत सुपर गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईश्वर चाहेगा, उसकी इच्छा होगी निश्चित तौर पे तो वह आप पर ज़रूर कृपा रखेगा और सारे पेपर इसी तरह से सबके सुंदर बनेंगे। मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी जो परीक्षा को पूर्णतया और बढ़िया मतलब शानदार तरीके से सफल बनाए। सभी को मेरे चैनल में देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।